नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपीजीआईसी प्रथम प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर 1 के हल को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। इसमें से कि हमने 3 विद्यार्थियों की कॉपी आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया है। आप ही के बीच से ये तीनों विद्यार्थी हैं और इनके आधार पर आप अपनी कॉपी का भी मूल्यांकन कर सकेंगे कि आपने कहाँ पर गलती की है या फिर आपने क्या बेहतर लिखा था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप अंत तक इस हल प्रश्न पत्र को जरूर देखेंगे, जिससे कि आगामी मुख्य परीक्षा में आपके लिए लाभ पहुंचेगा। तो यहाँ पर मॉडल पेपर 1 जिनके ध्यान में होगा, वो निश्चित तौर पर इससे अपने को कनेक्ट कर लेंगे। जिनको ध्यान में नहीं होगा, वे जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर एक अवतरण के रूप में पूछा गया था और जिस विद्यार्थी ने कॉपी भेजा हुआ है, हालाँकि इन्होंने अपना नाम लिखा था, लेकिन हमने प्राइवेसी के दृष्टिकोण से उसको हटा दिया है। राइटिंग के आधार पर विद्यार्थी अपनी कॉपी को पहचान सकते हैं। तो इन्होंने पूरा पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, काफ़ी मेहनत किया है और इसके बाद इसका उत्तर लिखा हुआ है। पैराग्राफ कुछ इस तरीके से था, यथार्थवादी लेखक को लेकर था, उसकी विशेषता को लेकर था और जो भी शब्दावलियाँ थीं, रेखांकित शब्दावलियाँ थीं, उनकी व्याख्या करना था। तो हम सीधे उत्तर पर बात करेंगे यहाँ पर। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यथार्थवादी लेखक को हमें रेखांकित करना था, इसकी व्याख्या करना था। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि यथार्थवादी लेखक से तात्पर्य है जो अपने पूर्वाग्रहों और अपनी गलतियों को त्यागने में एक क्षण भी न गंवाए, बल्कि जो उसके जीवन का मूर्त सत्य है उसी को पाठक से समक्ष प्रस्तुत करना। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट तो सही है, इनका जो कंटेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा वाक्य विन्यास में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, उसको ध्यान में रखना है। आगे भी जब भी आप प्रैक्टिस सेट करें, मॉडल पेपर हल करें, तो ध्यान रखें। कलात्मक विकास से क्या तात्पर्य था? कलात्मक विकास से लेखक का तात्पर्य है उसमें सृजन करने की शक्ति होनी चाहिए, जिसे वह बिना किसी की सहायता से सृजित कर सके। यानी इसमें थोड़ा सा कल्पना का भी पुट डाल सकता है। आदर्श समाज, आदर्श समाज से क्या तात्पर्य था? वह समाज जिसमें हर व्यक्ति बिना किसी डर के सभी के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। तो इसको इन्होंने बताया कि आदर्श समाज। क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने के बाद सभी विद्यार्थी इसको अलग-अलग ढंग से समझ सकते हैं, उसके आधार पर ही उत्तर लिखना है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो उत्तर लिखा गया है एकदम से गलत है। अगर आपका उत्तर 80 से 90% भी मॉडल आंसर की से मिल रहा है, तो मानकर चलिए कि आपने ठीक दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए शब्दों का बार-बार दोहराव हो रहा है। आदर्श समाज का मतलब वह समाज जिसमें हर व्यक्ति बिना किसी डर के सभी के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके और जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का भाव हो, वो आदर्श समाज कहा जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य था? सामाजिक दृष्टिकोण से लेखक का तात्पर्य समाज को देखने का जो नजरिया है या फिर दृष्टिकोण है कि वो समाज को किस दृष्टि से देख रहा है। तो पहला जो अवतरण पर आधारित इनका प्रश्न था, उसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या इन्होंने की। ठीक है, लगभग सही व्याख्या की गई है, लेकिन वाक्य विन्यास को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। पूछा गया था कि इसका शीर्षक क्या है, तो इन्होंने शीर्षक दिया है सामाजिक यथार्थवादी लेखक। इसका सही मायने में जो शीर्षक है वो है यथार्थवादी लेखक। यथार्थवादी लेखक, यहाँ पर सामाजिक शब्द इन्होंने गलत लिखा हुआ है, इसको सुधारना है। और जो भी विद्यार्थी इस मॉडल पेपर को हल किए होंगे, निश्चित तौर पर वो सुधार कर रहे होंगे। श्रेष्ठ लेखक की विशेषताएं,
प्रश्न में दिया गया था कि लेखक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो इन्होंने प्रश्न के अंक के हिसाब से 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है कि चारित्रिक तथा कलात्मक विकास के अंदर होना, यथार्थवादी लेखक के तौर पर प्रस्तुति देना, आदर्शवाद और नैतिकता भी उसकी लेखनी में होनी चाहिए। तो ये पैराग्राफ के आधार पर ही उत्तर देना था। और यहाँ पर जो अगला प्रश्न था कि गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, कि गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका मूल भाव क्या हो सकता है। तो यहाँ पर उसी पैराग्राफ को आधार बनाते हुए पूरी बात लिखी गई है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर विद्यार्थी अलग अलग ढंग से मूल भाव को समझ सकते हैं, लेकिन आधार क्या बनाना है, उस अवतरण को ही आधार बनाना है। प्रश्न 2 था वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर इन्होंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है और नीचे आंसर भी दिया है। कितनी रात गई आप कहाँ थे? कितनी रात हो गई आप कहाँ थे? यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य था कि इतनी रात गए आप कहाँ थे? बालक सोती नींद से जाग उठा। तो यहाँ पर सोती नींद एक तरीके से आवश्यकता से अधिक शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ पर बालक नींद से जाग उठा। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं। मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। मेरा लक्ष्य विद्या प्राप्ति। ये भी वाक्य सही है और इसको दूसरे हिसाब से भी कर सकते हैं कि मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति करनी है। ठीक है। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। यहाँ पर पूछा गया था कि सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। तो इन्होंने वाक्य शुद्धि सही किया हुआ है। 1-2 में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। ठीक है। तीसरा प्रश्न था कि एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। तो बहुप्रचलित पर्याय शब्द को लिखना था जो कि सामान्य व्यक्ति भी इसको समझ सकता है। शब्द दिए गए थे अर्क, मार्तंड, आगंतुक, पय, वृत्ति। अर्क इन्होंने भास्कर लिखा है, बिल्कुल सही है। अगर सूर्य भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। मार्तंड का मतलब सूर्य है। आगंतुक मेहमान भी चलेगा, लेकिन आप अतिथि अगर लिखते तो और बेहतर होता। पय का कई अर्थ होता है, यहाँ पर दुग्ध दिया इन्होंने, सही है। कई जगहों पर पानी का भी प्रयोग होता है और अमृत का भी प्रयोग होता है। ठीक है। वृत्ति, वृत्ति यहाँ पर इन्होंने गोला दिया हुआ है, लेकिन वृत्त का मतलब गोला होता है, न कि वृत्ति का। वृत्ति का मतलब जैसे कि आपका स्वभाव, जैसे हम वृत्त, यहाँ पर गोला नहीं होना चाहिए। वृत्ति यानी कि स्वभाव। ठीक है। या फिर कार्य करने की जो शैली है, इसीलिए एक शब्द बनता है प्रवृत्ति, कि खास जो विशेषता है उसके तरफ संकेत करना। अगला प्रश्न था लोकोक्तियों और मुहावरों पर आधारित। 1 और 1 11 होना, चांदी का जूता पहनना, थाली का बैगन, कबहू निरामिष होय न कागा, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। तो इनके जो अर्थ हैं वो तो लगभग सभी विद्यार्थियों के एक होंगे, लेकिन वाक्य प्रयोग में अंतर हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी किया है 1 और 1 11 होना मतलब एकता में शक्ति होना। और इन्होंने उदाहरण दिया कि जब गांव के सभी लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं तो वह सफल हो जाता है, इसलिए कहते हैं 1 और 1 11 होना। ठीक है। वाक्य प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। चांदी का जूता पहनना, रिश्वत देकर काम करवाना। आजकल बिना चांदी का जूता पहनाए सरकारी अफसर कार्य नहीं करते हैं, तो इसमें भी यथार्थ है। थाली का बैगन, अवसरवादी होना। वाक्य प्रयोग इन्होंने किया कि रवि परीक्षा से पहले तो शिक्षकों को बहुत भला बुरा कहता था, अब पास हो गया है, 19 शिक्षकों की खूब तारीफ करता है, ये तो सच में थाली का बैगन है। इसको
और भी वाक्य प्रयोग किया जा सकता था, नेताओं के दृष्टिकोण से भी किया जा सकता था। ठीक है, अवसरवादी तो बहुत इसके उदाहरण हो सकते हैं। कबहू निरामिष होए न कागा, स्वभाव कभी नहीं बदलता है। यहाँ पर देखिए मात्रात्मक त्रुटि का भी ख्याल रखना है। चोर कितना भी पकड़ा जाए किंतु चोरी करना कभी नहीं छोड़ता है, कबहू निरामिष होए न कागा। तो आप देख रहे हैं कि शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके प्रश्न पत्र में किस तरीके से लिखा गया। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिना दर्शक के गुण बेकार। वाक्य प्रयोग इन्होंने किया तो उसने बहुत अच्छा डांस किया। देखिए यही होता है, कई बार हम अपने व्यावहारिक जीवन में जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वही होता है। यहाँ पर अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डांस की जगह पर नृत्य शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और स्टेज की जगह पर मंच का प्रयोग करना पड़ेगा। हालांकि इससे ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कटेगा, बल्कि एग्जामिनर के चेहरे पर एक मुस्कान आएगी और वो कहेगा कि गलती विद्यार्थी की नहीं है, बल्कि जिस समाज में ये भाषा का एक लक्षण है कि जिस समाज में आप रहते हैं उसी तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला जो प्रश्न था कि समस्त पदों का विग्रह कीजिए, समास का नाम भी लिखिए। लक्ष्य भ्रष्ट, सुमुखी, जलवायु, यथाविधि, अधोत्तधार, ये सभी शब्द थे। इसमें से कुछ आसान थे, कुछ कठिन थे, लेकिन विद्यार्थियों ने बड़े इस सलीके से उत्तर दिया हुआ है, अच्छा लगा देखकर। लक्ष्य भ्रष्ट मतलब लक्ष्य से भ्रष्ट तत्पुरुष समास, इसमें विभक्ति का लोप हुआ है। तत्पुरुष में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अपादान। सुंदरमुखी, सुमुखी का मतलब सुंदरमुखी, कर्मधारय समास। जलवायु, जल और वायु द्वंद्व समास। यथाविधि, विधि के अनुसार अव्ययी भाव समास। अध्व का उद्धार, तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ पर अध्व का मतलब होता है मार्ग यानी रास्ता। कई रास्तों को आप देखते होंगे कि उनकी स्थिति बहुत खराब होती है और उसी को ठीक करने का मतलब है अधोतोधार। ठीक है, तो पूरा इन्होंने सही किया हुआ है, पूरा 5 नंबर का है, 5 में 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, अगला जो प्रश्न था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और पूछा गया था कि भक्ति काल का वो कौन सा कवि है जो उत्तर प्रदेश की 2 बोलियों का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं, वो कौन कवि हैं। तो विद्यार्थी ने बड़ा ही अच्छे से बताया कि तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने अवधी में रामचरितमानस लिखा और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने विनय पत्रिका नाम की रचना की है। जो हिंदी के विद्यार्थी होंगे वो भली भांति उनके दिमाग में ये बात छप गई होगी, लेकिन जो अहिंदी विषय के विद्यार्थी होंगे उनके लिए थोड़ी नई बात हो सकती है। गधा का तत्सम रूप लिखिए, तो यहाँ पर गर्दभ और श्रृंग का तद्भव रूप यहाँ पर बताना था, तो श्रृंग का सिंह हो गया और पयोद में संधि विच्छेद करना था, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है पयद धन द पयोद। देखिए ये सब नहीं लिखना था, विसर्ग संधि इत्यादि नहीं बताना है, बस संधि विच्छेद करना है। तो जितना पूछा जा रहा है उतना ही अगर आप करें तो समय भी बचेगा और पता चलेगा कि आपने टू द पॉइंट उत्तर लिखा है। लिख देते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, वो आपके समय प्रबंधन के ऊपर है। प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर लिखा गया कि पिताजी रमेश से पत्र लिखवाते हैं, तो यहाँ पर लिखवाना शब्द का ही उत्तर देना था। बाकी इन्होंने वाक्य प्रयोग कर दिया है, तो ध्यान रखें आगे से कि जो पूछा जा रहा है उतना ही लिखें। अगला प्रश्न है कि शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। दुरावस्था, साम्यता, चिन्ह, पैतृक, अभिष्ट, ये सब लिखा हुआ है। तो दुरावस्था का दुर्वस्था, साम्य, चिन्ह, ठीक है, पैतृक और इन्होंने अभिष्ट लिखा। ये खुद गलत हो गया, यहाँ पर इस तरीके से लिखना चाहिए था। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। 5 अंक का है तो कम आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि आपने 5वें नंबर को खुद गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखना है।
द्वितीय खंड जो कि हिंदी निबंध पर आधारित है, 50 नंबर का है, 1000 शब्दों में लिखना है। तो इस विद्यार्थी ने लिखा भूस्खलन कारण एवं परिणाम, कुछ यही इनका है। हालांकि इन्होंने टिक दिया था तीसरे नंबर पर, लेकिन लिखा हुआ है भूस्खलन के ऊपर। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो कई बार एग्जामिनर के विवेक पर होता है कि उस कॉपी का मूल्यांकन वो कैसे करें, छोटी सी गलती को बड़ी गलती माने या फिर मानवीय त्रुटि मानते हुए उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े, जैसा कि हमने इग्नोर किया है। चूंकि ये मॉडल पेपर है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे निबंध हम लिखते हैं तो पहले भूमिका लिखते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि आखिरकार ये भूस्खलन क्या है और इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं और इसका परिणाम क्या है, और इसके निदान को लेकर आप अलग से अपना टॉपिक जोड़ देंगे कि कैसे इसको रोका जा सकता है। हालांकि इन्होंने एक कोटेशन से इसकी शुरुआत की, पर्वत मौन है पर चेतनाहीन नहीं। तो कविता का प्रयोग जरूर किया है यहाँ पर, और इसके बाद इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि जब जब मानव ने उनकी स्थिरता पर प्रहार किया है तो उन्होंने आंसुओं के रूप में मलबों और पत्थरों की भी विभीषिका बरसाई है। तो पूरा काव्यात्मक लहजे में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर होता है निबंध का, कि भूमिका सबसे पहले आप भूस्खलन के बारे में बताइए कि आखिरकार ये क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके कारण को लेकर आप चर्चा कीजिए। अगर मैं आप सभी के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में बताऊं तो भूस्खलन के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक कारण है, और दूसरा कारण है मानवीय। दो तरीके से भूस्खलन होता है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक में कई पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक वर्षा हो गई। अत्यधिक वर्षा होने की वजह से आपने देखा है कि कितना भूस्खलन होता है। केवल पहाड़ी इलाकों में ही नहीं, अन्य इलाकों में भी भूस्खलन होता है, खासतौर से जो बाढ़ प्रभावित एरिया है। या फिर बादल का फटना, आमतौर पर आप देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर बादल फटता है, ज्यादातर उत्तराखंड इत्यादि में आपने सुना होगा। कई बार भूकंप के झटके, कई बार भूकंप के झटके आने से भी भूस्खलन होता है। आपने कई जगहों पर देखा होगा, सड़कें फट जाती हैं, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट, ये सब प्राकृतिक में है। ज्वालामुखी विस्फोट, अगर आपको ये मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा तो जो बोल रहा हूं उसको जरूर आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके बाद है नदियों का कटाव। नदियों का कटाव जो है वो भी भूस्खलन के अंतर्गत ही है। आमतौर पर आप देखेंगे कि प्रकृति के साथ हम कई बार छेड़छाड़ करते हैं और उसका दुष्परिणाम भी होता है। और नदियों का कटाव धीरे 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 आप देखेंगे कि कई बार आप सड़कों पर जाते होंगे, हाईवे इत्यादि पर, तो बगल में नदी भी दिखाई देती होगी। लगता होगा कि कुछ ही समय में या कुछ वर्षों बाद वो सड़क को अपने में मिला लेगी। तो नदियों का कटाव भी कई बार भूस्खलन का कारण हो सकता है। और अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य ने भी बहुत कुछ इसमें योगदान दिया है अपना। जैसे कि आप देखेंगे वनों की कटाई। अक्सर जब पर्यावरण दिवस आता है तो हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, लेकिन उसी दिन लगाते हैं, इसके बाद ज्यादातर काटते ही। वनों का कटाव, ऐसा माना जाता है कि ये सब जमीन को बांध कर रखते हैं। खनन, जहां पर आप देखेंगे कि खनिज इत्यादि है, वहां पर खनन के कारण भी होता है। अवैध निर्माण या अवैज्ञानिक निर्माण, जहां पर नहीं बनाने लायक है घर द्वार या फिर उद्योग स्थापित करने लायक है, वहां पर भी इसको बनाना, तो ये भी एक कारण में हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आपको लिखना था। यहाँ पर लिखा है इन्होंने, मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन बस एक स्टोरी नुमा चीजें बताई गई हैं कहीं पर। जैसे कि भूस्खलन से कौन सा एरिया प्रभावित हुआ है भारत के दृष्टिकोण से देखें तो उन सभी का भी जिक्र करना चाहिए। हालांकि इन्होंने कई जगहों पर बताया है, हिमालय इत्यादि का जिक्र किया है। कारण के बाद परिणाम को लेकर कि भूस्खलन से क्या मतलब दिक्कत है, जैसे कि आप बता सकते हैं कि जन धन की हानि वहां पर हो सकती है। जैसे अक्सर मैं हिमाचल प्रदेश की यात्रा मैंने कई बार की हुई है, और खासतौर से शिमला जाने का कई बार मुझे अवसर मिला। करीब 7 बार मैं वहां पर गया, और एक परीक्षार्थी के रूप में गया, घूमने के दृष्टिकोण से
कभी नहीं जा पाया। कई बार प्लान बनाने की कोशिश की, लेकिन व्यस्तता की वजह से हम नहीं जा पाए। लेकिन जब भी जाता था तो मुझे लगता था कि कोई पत्थर या फिर पेड़ हमारे ऊपर न गिर जाए, या फिर खाई में कुछ दुर्घटना न हो जाए। वहां पर जगह जगह पर एक कटाव टाइप का दिखता था। हालांकि मैदानी इलाके के लोगों को पर्वतीय इलाका अच्छा लगता है, लेकिन घूमने में अच्छा लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा। तो कई बार आप देखते हैं कि बारिश हो गई या फिर बर्फबारी टाइप का हो गया, तो जन धन की हानि हो जाती है, कई दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, बस भी गिर जाती हैं कई बार, और यातायात की रुकावट भी आ जाती है। इसके बाद बाढ़ की संभावना लगातार बनी रहती है, और साथ में जो पारिस्थितिकी है, जैव विविधता है, इस पर भी नुकसान होता है, और कृषि भूमि का भी विनाश होता है। तो ये सब परिणाम है भूस्खलन के। तो इन सारी चीजों को इसमें जोड़ना चाहिए था। चूंकि निबंध है, सभी अपने विचार को इसमें देते हैं, इस तरीके से लिखना था। कई विद्यार्थी बार बार कमेंट करते हैं कि आप दिखाइए, कुछ ने तो कहा कि आप लाइव दिखाइए निबंध कैसे लिखा जाता है। तो देखने में तो मजा आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपने से भी मेहनत करेंगे, जैसे इन विद्यार्थियों ने मेहनत किया, मैं इनकी कमियां बता रहा हूं, और ये मुझे मालूम है कि इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है। अगला पर इन्होंने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें त्रुटि नहीं रही है, बस उसकी प्रस्तुति को ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर हमें निबंध में इनको देना पड़ेगा, कितना नंबर देना है, तो मैं 50 में इनको कम से कम 30 नंबर के आसपास में दे सकता हूं। दूसरी कॉपी है यहाँ पर एक विद्यार्थी की, उन्होंने भी पूरा लिखा हुआ है, जो प्रश्न था उसी के अनुसार। यथार्थवादी लेखक के बारे में बताना था। इन्होंने बताया कि यथार्थवाद का अर्थ है वर्तमान समाज में घटित परिस्थितियां एवं उस युग के सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य का वर्णन करना, जिससे कि समाज प्रभावित होता है। कलात्मक विकास क्या है? कलात्मक विकास से तात्पर्य किसी व्यक्ति में कौशल, अभिव्यक्ति, रचनात्मकता एवं कला के प्रति समझ का विकास होना। देखिए, उस कॉपी से यहाँ पर उत्तर में अंतर हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये एकदम से उत्तर गलत है, बल्कि ये अवतरण को विद्यार्थी किस तरीके से समझे, उसकी प्रस्तुति है यहाँ पर। आदर्श समाज का मतलब क्या है? आदर्श समाज का अर्थ है कि उस समाज में लोगों के मूल्य, नैतिकता, ईमानदारी तथा सहिष्णुता की भावना विद्यमान होना। आदर्श समाज के द्वारा एक आदर्श व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति के आदर्शों का मूल्यांकन एक आदर्श समाज के आधार पर ही किया जा सकता है। जैसे राम राज्य को आदर्श माना जाता है कि न किसी को दुख है, न किसी के साथ अन्याय हो रहा है, सब लोग सुखी हैं और सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ तक कि जो राजा है वो भी अपने प्रजा की चिंता कर रहा है, न कि वहां पर आंदोलन करना पड़ जा रहा है और जनता सड़कों पर। तो ये है आदर्श समाज यहाँ पर बताया गया। सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि उस समाज के सभी वर्गों में समानता एवं सहयोग की भावना का विकास होना। समाज और व्यक्ति के परस्पर सहयोग से ही सामाजिकता की भावना विकसित होती है। तो इन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण, यानी कि जो लेखक है जिस समाज में रहता है, उस समाज में जो भी परिवर्तन, उस समाज को देखने का जो उसका दृष्टिकोण है, नजरिया है, वही है लेखक का सामाजिक दृष्टिकोण। वो दृष्टिकोण किसी न किसी विचारधारा पर भी आधारित हो सकता है। जैसे आप किसी समाज में आप देखते हैं कि कई घटनाएं घटती हैं, तो कुछ लोग उसके समर्थन में होते हैं, कुछ लोग उसके खंडन में होते हैं कि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो आंदोलन हुआ था, उसके दो पक्ष थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, कुछ लोगों को कहना था कि नहीं, सरकार को जगाना भी चाहिए। तो अलग अलग है, वो किस हिसाब से, किस चीज से प्रभावित हैं, उसी से ये तय होता है कि सामाजिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर बताया गया, वहां देखिए पहली कॉपी में पॉइंट वाइज बताया गया था, यहाँ पर वाक्यों के अंतर्गत रख दिया गया है कि एक श्रेष्ठ लेखक सभी परिस्थितियों में अपने आप को सहज महसूस कराता है। एक श्रेष्ठ लेखक आदर्श समाज एवं नैतिक मूल्यों की परिकल्पना करता है। एक श्रेष्ठ लेखक समाज के सभी वर्गों को समान मानकर एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण को विकसित करके साहित्य की रचना करता है। श्रेष्ठ लेखक अपने समाज को, राष्ट्र को सदैव प्रगति की ओर बढ़ाता है। तो इन्होंने जिस तरीके से पैराग्राफ को समझा, अब बातों को लिखा हुआ है। उत्तर में तो अंतर रहेगा ही, ये साइंस नहीं है
कि H2 और O2 मिलने के बाद H2O ही बनेगा, या 2 + 2 मिलकर 4 बनेगा। यहाँ पर स्पेस तो होना चाहिए अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। इस अवतरण का उचित शीर्षक देना था। शीर्षक आप जानते हैं कि छोटा होता है, तो इसका शीर्षक था यथार्थवादी लेखक। ठीक है। गद्यांश का मूल भाव क्या है? तो इन्होंने गद्यांश का मूल भाव प्रस्तुत किया है जिस तरीके से इन्होंने समझा हुआ है। वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इतनी रात गए आप कहाँ थे? बालक नींद से जाग उठा। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं। मेरा लक्ष्य विद्या प्राप्ति होगा। मेरा लक्ष्य विद्या प्राप्ति करना है। ठीक है, या फिर होगा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। अब बहुप्रचलित पर्याय को ध्यान में रखना था, तो इन्होंने अर्क का अब हिंदी व्याकरण से खोजा होगा। मदार का पौधा बताया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन जो पूछे जाने का उद्देश्य था कि आप सूर्य लिखें। मार्तंड सूर्य, आगंतुक अतिथि, पय जल, वृत्ति आजीविका भी इन्होंने लिखा, और जैसा कि मैंने उसमें बताया कि स्वभाव भी होता है। ठीक है। मुहावरे अम्लकोक्तियों के बारे में बतलाना था यहाँ पर। 1 और 1 11 होना, यानी संगठन में शक्ति। वहां पर उन्होंने लिखा कि एकता में शक्ति, वही है अर्थ, कुछ मिलता जुलता ही है। और वाक्य प्रयोग किया। चांदी का जूता पहनना, रिश्वत देना। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, उसमें बताया गया था कि अवसरवादी व्यक्ति होना। ठीक है। कबहू निरामिष होए न कागा, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। ठीक है। और इन्होंने मोहन का उदाहरण दिया हुआ है कि वो धोखा करता रहा हमेशा और अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अपनी योग्यता का वर्णन ऐसी जगह करना जहां कोई न समझे। और ऊपर में विद्यार्थी ने भी, अर्थ तो वही था लेकिन प्रस्तुत करने का ढंग अलग था, आपने देखा। लेकिन कुछ उत्तर होंगे जो कि एकदम सटीक होंगे, सबके एक ही तरीके के होंगे। जैसे यहाँ पर लक्ष्य भ्रष्ट का मतलब लक्ष्य से भ्रष्ट। सुमुखी सुंदर मुख वाली। जलवायु जल और वायु। यथाविधि विधि के अनुसार। अध्व का उद्धार। तो ये एकदम से व्याकरण वाला पोर्शन था, तो एक समान ही रहेगा। भक्ति काल के वो कौन से कवि थे जो 2 भाषाओं का प्रयोग करते थे उत्तर प्रदेश के 2 बोलियों का? वो तुलसीदास। गर्दभ सिंह पयोद का पयद, यहाँ पर इन्होंने पढ़वाना लिखा। तो आपने इन दोनों कॉपियों में अभी तक देखा होगा कि किस तरीके से प्रस्तुति करना है और कौन थोड़ा बेहतर किया हुआ। शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए यहाँ पर। दुर्वस्था, साम्य, चिन्ह, पैतृक, अभीष्ट, पूरा 5 में 5 यहाँ पर। इन्होंने भी भूस्खलन पर ही लिखा हुआ है, कारण एवं परिणाम। तो जो मैंने पहली कॉपी में बताया कि पहले भूमिका में भूस्खलन को बतलाना है कि आखिरकार भूस्खलन का मतलब क्या है, फिर उसके कारण को लेकर चर्चा करनी है। यहाँ पर भी इन्होंने पूरा लिखा हुआ स्टोरी नुमा लिखा है, लेकिन थोड़ा पॉइंट देंगे तो जो एग्जामिनर है उसके ध्यान में जाएगा, वो बात जाएगी कि भाई किस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, और निबंध एग्जामिनर को भी बांध कर रखेगा। ठीक है ना। तो बताया इन्होंने, कंटेंट तो ठीक लिखा है, लेकिन प्रस्तुति जिस हिसाब से हमने बताया कि भूस्खलन के कारण में प्राकृतिक और मानवीय कारण और उसके परिणाम को लेकर आपको चर्चा करना है, और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उसको लेकर भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। तीसरी जो कॉपी है, तीसरी कॉपी में क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, उत्तर लिख दिया गया है। यथार्थवादी लेखक। एक यथार्थवादी लेखक वो आता है जो यथार्थ का वर्णन करने के लिए अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों को भी त्याग देता है। ठीक है। तो मतलब कि यथार्थ का मतलब ही होता है कि जो देखा उसी को प्रस्तुत करना। जैसे कबीर कहा करते थे कि आंखों देखी, वो कविता लिखते थे, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते थे, उसको बोलते हैं यथार्थ, जो है हुबहू। जैसे आप सभी ने प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ा होगा, जिसमें गोदान का नाम है और कफन, ये यथार्थवादी रचनाओं के उदाहरण हैं दोनों। कलात्मक विकास, एक श्रेष्ठ लेखक का कलात्मक विकास वो होता है जो अपनी परिस्थितियों और स्वाभाविक
स्वाभाविक से सीखता है कि जो जिस परिवेश में होता है उसी हिसाब से वो चीजों को ग्रहण करता है और फिर प्रस्तुत करता है। आपने देखा होगा आत्मकथा, दलित आत्मकथाओं को काफी पढ़ा होगा, तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज कॉमन है, लेकिन कहीं कहीं पर जो समाज दलित आत्मकथाओं में काफी क्रूर रूप में भी दिखाई पड़ा हुआ है। तो जितने भी दलित रचनाकार हैं उनकी कलात्मकता का विकास उनकी परिस्थितियों के आधार पर हुआ। आदर्श समाज, एक यथार्थवादी लेखक आदर्श समाज अपने द्वारा बनाए गए अनुभवों और कल्पना द्वारा स्थापित करता है, परंतु वह उसे त्याग कर यथार्थ समाज का वर्णन करता है। सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण से तात्पर्य है जो हम समाज में रहकर सीखते, देखते, सुनते हैं, उससे हमारे मन में एक अपना दृष्टिकोण निर्मित हो जाता है। वही क्या है? सामाजिक दृष्टिकोण है। ठीक है। एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताएं क्या है? कि यथार्थ समाज का वर्णन करता है, यथार्थ समाज का चित्रण करता है, न कि अपने द्वारा बनाए गए आदर्श समाज का। यथार्थ वर्णन करने के लिए अपने द्वारा अर्जित किए गए पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों को त्याग देता है। तो ये जो उत्तर लिखा गया है वो अवतरण के आधार पर है। अगर आप अवतरण को ध्यान नहीं देंगे तो इस पर तो बहुत कुछ लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन अवतरण को केंद्र में रखते हुए उत्तर देना है। ठीक। फिर उन्होंने भावार्थ इत्यादि लिखा हुआ है, जो मूल भाव लिखना था। इसके बाद है यहाँ पर कि जो मुहावरे लोकोक्तियां थी, एकता में शक्ति होना। तो देखिए जो जैसे चीजों को देखता है, इन्होंने बाकी ने बताया, अपने गांव का कोई उदाहरण दिया, कोई कक्षा का उदाहरण दिया। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत और बांग्ला 1 और 1 11 न हो तो बांग्लादेश की स्वतंत्रता न मिलती। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनका राजनीतिक इंटरेस्ट कुछ ज्यादा है, तो इन्होंने उदाहरण भी उसी तरीके का दिया हुआ है। कॉपी भी बहुत कुछ बतलाती है। चांदी का जूता पहनना, रिश्वत देना, तो ये सभी ने लिखा। थाली का बैंगन, सिद्धांतहीन होना, अवसरवादी होना, जिस हिसाब से था। कबहू निरामिष होए न कागा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, उदाहरण दिया है यहाँ पर। वाक्यों को शुद्ध करना था, तो आप अब तक याद कर लिए होंगे कि क्या क्या प्रश्न था और उसका उत्तर क्या है। यहाँ पर देखिए, बालक सोती नींद से जाग उठा, तो यहाँ पर सोती जो शब्द है अनावश्यक आया हुआ है। नींद, बालक लोग वैसे भी कभी कभी गहरी नींद में सो जाते हैं, कभी कभी उठ भी जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी सोते हैं गहरी नींद में ही सो जाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपने से कोई शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बालक नींद से जाग उठा, अपने आप में नींद, नींद तो कभी कभी आती है, बाकी तो हम लोग सोने का प्रयास करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हैं। मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा, मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो ये सही है, मेरा लक्ष्य विद्या प्राप्ति होगा। ठीक है। सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी, वो एक पतिव्रता नारी थी। सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी। पर्यायवाची शब्द जो लिखना था, इन्होंने भी अर्क का मदार बताया। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मार्तंड का सूर्य, आगंतुक अतिथि। पय का अमृत बताया। वृत्ति पेशा, ठीक है, या फिर स्वभाव। मुहावरों का था 1 और 1 11 होना। यहाँ पर कुछ कटा हुआ है क्या शायद? खैर, आगे हम बढ़ते हैं। जो समास पर आधारित था, लक्ष्य भ्रष्ट, सुमुखी, जलवायु, यथाविधि, अधोत, तधार, सब इन्होंने सही लिखा हुआ है। और जो कॉमन तरीके के प्रश्न है, अवतरण को छोड़ दिया जाए, निबंध को छोड़ दिया जाए, तो जो व्याकरण पर आधारित प्रश्न है, यहाँ पर देखिए लिखवाना शब्द का, अब लिखवाना ही लिखना था, बाकी वाक्य प्रयोग नहीं करना था। ठीक है, बाकी सब चीजें सही हैं। इन्होंने निबंध थोड़ा सा अलग लिखा है, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, और पूरा बताया कि सबसे पहले आपको इसमें बताना है कि गद्य का मतलब क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध में बताया कि जो गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो गद्य काफी महत्वपूर्ण रहा है। गद्य में आप कहानी, निबंध, उपन्यास, अन्य गद्य विधा, आत्मकथा इत्यादि सब लिखते हैं, और उसमें कहीं न कहीं आपके जो जीवन संघर्ष है उसको आप प्रस्तुत करते हैं। कविता में भी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन गद्य में प्रस्तुत करने के अलग-अलग माध्यम है। जब आप गोदान पढ़ते हैं तो एक किसान के जीवन के संग्राम को देखते हैं,
जब आप कफन पढ़ते हैं तो एक दलित जीवन के संग्राम को देखते हैं। जब आप आत्मकथाओं को पढ़ते हैं तो जो भी लेखक किस तरीके से बना हुआ है, या फिर राजनेताओं की आत्मकथा को पढ़ते हैं, या फिर खिलाड़ियों की आत्मकथा, अभिनेताओं की आत्मकथा, तो वो भी उनके जीवन संग्राम की ही कहानी कहती है। ठीक, तो इन्होंने लिखा हुआ है पूरा अच्छे से, और ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 कॉपियों का मूल्यांकन किया और बताने का प्रयास किया कि इसमें क्या अच्छा है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, कंटेंट तो तीनों विद्यार्थियों के अच्छे रहे, और उम्मीद करते हैं कि जो विद्यार्थी इसको देख रहे होंगे, वो अपनी कॉपी को भी सामने खोल कर रखे होंगे कि हाँ, देखते हैं कि हमारे में क्या कमी रही है। वैसे जो इन्होंने निबंध लिखा, गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये बात कही थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो ये शुरुआत में भी बता सकते हैं कि इस पर एक छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसका प्रयोग किया था। तो इस तरीके से बताकर बाकी निबंध है, तो निबंध में भी जो निबंधकार होता है अपनी बातों को लिखता है, अपने विचारों को लिखता है। तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि यही चीज लिखना चाहिए था। पैरामीटर जैसे व्याकरण वाले में हम रख सकते हैं कि हाँ, ये चीजें थी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इसमें प्रश्न है जो आपके अंदर जो कलात्मकता है या फिर जो समझने की क्षमता है, उसी का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर है। बाकी विशेष कोई चीज है नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी अभी लिखने में आलस कर रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि हम तो अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़ गए थे और सर कह रहे थे कि हम प्रतिदिन कॉपी भी दिखाएंगे। क्योंकि सबसे पहले हमने आप सभी के लिए 5 मॉडल पेपर रखा कि आपके सामने मटेरियल हो, आप उनसे माथापच्ची करें, फिर धीरे धीरे हम मूल्यांकन करेंगे और आप सभी को बताएंगे। हमारे पढ़ाने का ये ट्रिक है, और आपने देखा होगा कि जब से आपको हम बता रहे हैं, केवल आपकी कॉपी पर ही हम फोकस रहे, और ना हमने कोई प्रचार किया कि हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है या लॉन्च हो चुका है, आप देर कर रहे हैं, या फिर मेरा जन्मदिन आने वाला है, उस पर छूट मिलेगी। हमने कुछ आपको नहीं बताया। हमने एक सीरियस अध्यापक के रूप में आप सभी की कॉपी का मूल्यांकन किया, और जो कि यथार्थ है। ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। बाकी तो जीवन में आप सभी की कृपा से सारी चीजें मिलती रही हैं, आगे भी मिलती रहेंगी। आप लोग ही हमें 1 और 1 11 बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे ही जुड़े रहिए और मन से, बिना किसी पूर्वग्रह के, बिना किसी मन में लाए हुए भटकाव को आप पढ़ते रहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे हम मॉडल पेपर 2 के आंसर कॉपी को लेकर आएंगे। इसी तरीके से कुछ अलग विद्यार्थियों की कॉपी लेकर आएंगे। हालांकि जिन विद्यार्थियों ने भेजा था वो लगातार मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि न की जगह कुछ तो उनके बंधे हुए हाथ धीरे धीरे खुल रहे हैं, और यही खुलापन ही आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। आपको एकदम से फ्री माइंड होके आगे बढ़ना है। तो आज के प्रयास को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।